सारे बच्चे ऐसे होंगे, मैक्सिमम स्कूल में यूजुअली ऐसा ही होता है कि यार मार्च तक बच्चों को खाली कर देते हैं कि यार तुम्हारी क्लास 11th होगी, अब जाओ तुम क्लास 12th का पढ़ाई करनी शुरू कर दो। अब स्कूल वालों का ये करने के पीछे का रीजन ये है क्योंकि क्लास 12th में बच्चा अपनी पूरे आगे का करियर डिसाइड करता है, उसको ये क्लियर हो जाता है कि यार मुझे आगे क्या करना है। सो बहुत सारे बच्चों का क्लास 11th ऑलरेडी बर्बाद होता है। सो बेसिकली बेटा जी आज की ये स्ट्रैटेजी वीडियो, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अभी अभी क्लास 12th में आए हैं और उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट 2026 क्लियर करना है। और अगर आपको ये क्लियर करना है नीट 2026 इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, आप क्लास 12th में हो अभी आपको क्लियर करना है, तो आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हो क्योंकि हमारे चैनल का इकलौता एम जो ये है वो है बेटा जी कि आपका नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो। हेलो बच्चों, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। अब बेसिकली बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, मैक्सिमम स्कूल में यूजुअली ऐसा ही होता है कि यार मार्च तक बच्चों को खाली कर देते हैं कि यार तुम्हारी क्लास 11th होगी, अब जाओ तुम क्लास 12th का पढ़ाई करनी शुरू कर दो। अब स्कूल वालों का ये करने के पीछे का रीज़न ये है क्योंकि क्लास 12th में बच्चा अपनी पूरे आगे का करियर डिसाइड करता है, उसको ये क्लियर हो जाता है कि यार मुझे आगे क्या करना है। एंड मोस्टली बच्चा ये 12th में ही आके करता है, जबकि उसे ये चीज़ क्लास 11th में कर लेनी चाहिए। सो बहुत सारे बच्चों का क्लास 11th ऑलरेडी बर्बाद होता है। अब जब मैं क्लास 11th के बर्बाद होने की बात कर रही हूं, मैं ये नहीं कह रही कि तुमने कुछ उल्टा सीधा करा है, मैं ये कह रही हूं कि तुमने कुछ सीधा नहीं करा है। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है यार, क्लास 11th हमारा बेस क्रिएट करती है, हम लोग आगे कुछ भी देने जा रहे हैं। और खासकर जब मैं नीट की बात करती हूँ तो क्लास 11th हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट में एक बेस क्रिएट करती है और ज्यादा नंबर की भी आती है नीट के अंदर। सो बेसिकली बेटा जी आज की ये स्ट्रैटेजी वीडियो, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अभी अभी क्लास 12th में आए हैं और उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट 2026 क्लियर करना है। और अगर आपको ये क्लियर करना है नीट 2026 इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, आप क्लास 12th में हो अभी आपको क्लियर करना है, तो आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हो क्योंकि हमारे चैनल का इकलौता एम जो ये है वो है बेटा जी कि आपका नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो। और इसके लिए हम बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हैं और उतनी ही मेहनत आपको हमारे साथ करनी पड़ेगी। अब बात क्या है कि मैम प्रॉब्लम ये है कि क्लास 11th में तो हमने कुछ पढ़ा नहीं, सारी पूरी क्लास 11th मटर गश्ती में निकाल दी है, थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत नहीं आता है, ऐसे ही पास हो गए हैं। अब हम लोग ऐसा क्या करें कि हमारी क्लास 11th भी हो जाए, 12th भी हो जाए, क्योंकि नीट के अंदर तो दोनों आनी है। तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। सो बेसिकली बेटा जी क्लास 11th बर्बाद होने का मतलब क्या है? बर्बाद होने का मतलब है कि आपके बेसिक्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। ठीक है, आपके बेसिक्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं है क्योंकि बहुत सारे चैप्टर, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स का बेस आपका 11th में बनता है, केमिस्ट्री का बेस आपका 11th में बनता है, जो आगे जाके आप 12th में भी यूटिलाइज कर रहे होते हो। ठीक है, बायोलॉजी में एज सच बेस जैसी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम जो वेटेज रहती है वो आपकी क्लास 11th की रहती है इन योर नीट का एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट, अब आप लोगों को इस साल ड्रॉपर वाली लाइफ जीनी पड़ेगी। अब ड्रॉपर वाली लाइफ से मैडम क्या बोल रही हैं? मैडम ये बोल रही हैं आपके पास 1 साल है और इसी 1 साल में आपको 11th और 12th दोनों का सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको दिमाग में बैठा लेना है कि मेरे पास 1 साल है, 1 साल में मुझे 2 साल का सिलेबस कंप्लीट करना है, तो मुझे एटलीस्ट 4 गुना मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसके लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं है ना, इस समय आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कैसे करूंगा, क्या करूंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो बेटा जी फिर वो बच्चा पता है क्या सोचता है? फिर बच्चा सोचता है कि यार एक लास्ट ऑप्शन बचा है, 12th के बाद सीधे ड्रॉप लूंगा और तब पढ़ाई करूंगा। तो बेटा ऐसे तो नहीं होने वाला है ना। ड्रॉप लेना मेरे ख्याल से आप लोगों का डिसीजन होता है। एट द एंड हर बच्चा जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो ड्रॉप लेता है क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस बहुत ज़्यादा है एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड इट। बट क्या हमारे पास लास्ट ऑप्शन ड्रॉप ही है? मुझे नहीं लगता। अगर आप अपने क्लास 12th को ही एक ड्रॉप ईयर जैसा मान के चलेंगे तो आपको शायद क्लास 12th के बाद ड्रॉप नहीं लेना पड़ेगा। सो आपको कुछ चीजें फॉलो करनी है। हम
हमारे साथ आपको जुड़ना है, और जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे आप देखेंगे कि आपका डे बाय डे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो रहा है, और साथ के साथ बेटा जी आपका नीट भी क्लियर होगा अगर आपने ये कुछ चीजें फॉलो करी और हमारे साथ रेगुलरली जुड़े रहे तो। ठीक है, तो ये लास्ट ऑप्शन को बेटा मैं बिग नो बोल रही हूं। बिग नो इसलिए बोल रही हूं क्योंकि अभी भी आपके पास वो 1 साल है, क्लास 12th में अभी आए हो, अभी बहुत टाइम है हमारे पास, 1 साल से ज्यादा है। मार्च में आप क्लास 12th में आ चुके हो, मैक्सिमम स्कूल्स के पेपर खत्म हो गए होंगे, अगले मार्च तक 1 साल है हमारे पास। और पेपर कब है? मई में होता है नीट का, करेक्ट, यही होता है। तो बेटा जी आप लोगों को कुछ चीजें हैं जो फॉलो करनी है ताकि आप अपना नीट पिकअप एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सके, विच इज द ओनली एम ऑफ एनसीईआरटी नीट अड्डा #NCERT मास्टर्स। बहुत क्लियरली बोल रही हूं, हमारा सिर्फ हमने ये चैनल ओपन ही इसलिए किया है ताकि आपका नीट आपको एक बार में क्लियर कराए। अब पॉइंट क्या है, देखो आपको कुछ चीजें फॉलो करनी है। अब मैं ऐसे ही ज्ञान बांटने तो आई नहीं हूं, एक स्ट्रैटेजी, एक एनालिसिस लेके आई हूं जो वो हर बच्चा फॉलो करता है जो शायद अभी क्लास 12th में जाएगा। और मैं आपको बता रही हूं, जो बच्चा टॉपर होते हैं ना, जो आपको फर्स्ट 100 रैंक में दिखेंगे ना बच्चे, वो मैक्सिमम वो बच्चे होंगे जो अभी क्लास 12th अपना के साथ अपना नीट दे रहे होंगे। और ये आपकी एनालिटिक्स कहती है, मैं नहीं कह रही हूं, एनालिटिक्स कहती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यार जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आप जिस दिन आपके दिमाग में ये बैठ गया मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे नीट देना है, उस दिन से आपको एक चीज जो बहुत मुश्किल है मेंटेन करना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे अंदर बहुत जोश रहता है, हमारे अंदर ये क्या कर देंगे, है ना, लेकिन वो जोश धीरे 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 डिक्लाइन होता रहता है। और पता है कब तक डिक्लाइन होता है? जब तक तुम्हें रियलाइज ना हो जाए, जब तक तुम्हारे वो कहते हैं ना कि ठोकर लग के ही समझ आता है, तब तक डिक्लाइन रहेगा, जब तक तुम्हें कोई ठोकर नहीं लगेगी। और जब वो ठोकर लगेगी फिर आपका कंसिस्टेंसी फिर से आ जाएगी। लेकिन हमें क्यों ठोकर लगवानी है? मैं आपको समझा रही हूं ना, मैंने एक्सपीरियंस किया है तो आप मेरा एक्सपीरियंस लो, उससे समझो, है ना। जरूरी थोड़ी है हर बार ठोकर लग के फिर ही आप अपना काम सीधा करो, है ना। तो यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपकी कंसिस्टेंसी, जो आपको मेंटेन करके रखनी पड़ेगी पूरे साल भर। दूसरी चीज है ट्रस्ट। अब जब मैं ट्रस्ट की बात करती हूं ना, एक ट्रस्ट खुद पे और दूसरा अपने टीचर्स पे। कहीं से भी पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं बोल रही यहां से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ रहे हो बेटा, आप खुद पे ट्रस्ट रखोगे और अपने टीचर्स पे अगर ट्रस्ट रख लोगे ना कि यार ये जो पढ़ा रहा है ना बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं, ये जो करवा रहे हैं ना यहीं से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। क्योंकि हर टीचर बेस्ट पढ़ाता है बेटा, अपना बेस्ट देता है हर टीचर। तो आपको ट्रस्ट खुद पे रखना है और हर टीचर पे, अपने खुद के टीचर पे रखना है कि यार यही है जो, यही वही है जो मेरा नीट क्लियर करवा सकता है। और मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं क्योंकि मेरा टीचर मेहनत कर रहा है। ठीक है, अब पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है जब आपने ट्रस्ट क्लियर कर लिया है, आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रही है, सबसे पहले आपको, क्योंकि आपकी क्लास 11th खराब हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो बेटा जी आपको सबसे पहले आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं। फॉर एग्जाम्पल बेसिक मैथमेटिक्स, वेक्टर्स हो गया जो हर जगह यूज हो रहा है, ठीक है, फिर आपका मोल कंसेप्ट हो गया, ये जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, ये सारी चीजें आपको पता है बेसिक क्लियर कर लेने हैं सबसे पहले। अगर अभी आपका क्लास 11th खत्म हो चुकी है, आप पहले 2 महीने लो और 2 महीने तक आप अपने बेसिक क्लियर करो। वैसे आपको 1 महीना लगेगा सिर्फ बेसिक क्लियर करने में, लेकिन आप सिर्फ बेसिक क्लियर करो, 1 महीना लो, अप्रैल तक, टिल योर अप्रैल प्लीज अपने बेसिक क्लियर कर लो। ठीक है, जब आप बेसिक क्लियर कर लो ना, उसके बाद ही 12th पे मूव करना, क्योंकि अगर आप बिना बेसिक क्लियर 12th पे मूव कर गए तो बेटा जी सब कुछ हवा में जाएगा, सब कुछ उड़ता हुआ जाएगा और शायद तुम्हारी रेंज से बहुत ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आपको पहली चीज बेसिक क्लियर करनी है टिल अप्रैल, और अप्रैल के बाद सबसे पहले आपको अपना 12th का सिलेबस कंप्लीट करना है। अब बेसिकली बात यह है, देखो हम जब स्कूल भी जा रहे होगे तुम लोग, तो अब मैम ने लिख दिया यार जुलाई तक आपको 12th का सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। अब ये कैसे होगा, कैसे पॉसिबल है? क्योंकि स्कूल में तो सिलेबस आराम से चल रहा होगा, क्योंकि उनके पास पूरा 1 साल है। तो ये आपको याद रखना है, स्कूल वालों के पास पूरा 1 साल है, तुम्हारे पास भी 1 साल है, और स्कूल वालों को 1 साल में 1 साल का ही सिलेबस कवर कराना है, लेकिन तुम्हें 1 साल में 2 साल का सिलेबस कवर कराना है। तो ये जो आपकी तालमेल बैठेगी ना कि यार 12th का करूं, स्कूल का करूं या नीट का करूं, ये आपको बैलेंस करना सबसे ज्यादा जरूरी होगा।
ठीक है। तो टिल जुलाई आपको अपना क्लास 12th पूरा कर देना है। आपको बिल्कुल कंप्लेंट नहीं रखनी है यार मैं आगे चल रहा हूं। यार तुम आगे चल रहे हो तो कम से कम अपने स्कूल वालों से तो आगे रहोगे। सोचो, मतलब तुम अभी भी विन विन सिचुएशन में हो कि यार मैं आगे चल रहा हूं, मैं अपने स्कूल वालों से आगे हूं, तुम अभी भी विन विन सिचुएशन में हो बेटा, ठीक है। तो और उसके बाद जैसे ही आपकी क्लास 12th का सिलेबस कंप्लीट होता है, आपको क्लास 11th करनी है। टिल दिसंबर आपको क्लास 11th या टिल मिड ऑफ जैन आपका पूरा नीट का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको टाइम देना है अपने बोर्ड्स को, क्योंकि क्लास 12th में हो, बोर्ड्स भी आएंगे, सर पे बैठेंगे और आपको उसमें भी अच्छे नंबर लेके आने हैं। बोर्ड्स को अवॉइड नहीं करना है, ठीक है। तो आपको फिर से अपनी क्लास 12th का रिवीजन करना है और आप लोगों को अपने बोर्ड्स पे ध्यान देना पड़ेगा। अब यार मैंने बोला कि यार क्लास 11th 12th कंप्लीट कर लेना विद जुलाई के बाद 12th नहीं पढ़ोगे, ऐसा नहीं करना है। हमें हर हफ्ते रिवीजन करना पड़ेगा, हर हफ्ते। देखो जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा होता है ना, फॉर एग्जांपल तुमने एक हफ्ता लिया, एक हफ्ता में तुमने एक चैप्टर कंप्लीट करा, वो एक चैप्टर आप अगले 2 हफ्ते बाद पढ़ोगे, आपके दिमाग से सब निकल चुका होगा। तो सबसे नेसेसरी चीज है कि आपको आप जो भी पढ़ रहे हो उसका रिवीजन करना है। स्टार्टिंग में वो रिवीजन हर तीसरे दिन होना चाहिए। उसके बाद जब तुम्हारा थोड़ा दिमाग में बैठने लगे चीजें, उसके बाद वो रिवीजन हर हफ्ते, संडेज आर फॉर रिवीजन एंड फॉर टेस्ट, है ना। अभी टेस्ट की जरूरत नहीं है, तो अभी आपका संडेज कैसे है, रिवीजन के लिए है, सिर्फ रिवीजन के लिए होने चाहिए। तो सबसे पहले आपने सिलेबस कंप्लीट करा। आपको ये चीज याद रखनी है कि एट द एंड ऑफ द डे जब आप एग्जाम देने बैठोगे, चाहे आप बोर्ड्स का दे रहे हो, चाहे आप नीट का दे रहे हो, दोनों एग्जाम के अंदर बेटा जी आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो फ्रॉम डे 1, आज चाहे तुमने इतना छोटा सा टॉपिक पढ़ा है, उस टॉपिक के भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, उस टॉपिक के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस को आपको करना पड़ेगा। फ्रॉम डे 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड आपको सिलेबस में, एग्जाम में क्वेश्चन ही आएंगे, थ्योरी नहीं आएगी, क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। उसके बाद एक मिस्टेक नोटबुक बनाओगे फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर। जिस दिन आप बैठ गए, जिस दिन आपने पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, आपकी मिस्टेक नोटबुक होनी चाहिए विद डेट, विद टॉपिक नेम, कि ये मेरा टॉपिक नेम था, ये मेरी डेट थी और मैंने इस क्वेश्चन प्रैक्टिस में ये गलतियां करी, मेरा इस टॉपिक में अभी भी कुछ ना कुछ वीक है। क्योंकि पता मैं अभी से क्यों बोल रही हूं, यूजुअली बच्चे बनाते हैं बिल्कुल एंड में आके, मैं अभी से इसलिए बोल रही हूं। जब आप अपनी मिस्टेक नोटबुक देखोगे ना, आपको ये याद रहेगा कि यार मेरा ये टॉपिक ना उस समय वीक था, एक बार फिर से रिवाइज करके देख लेता हूं, क्या पता मुझे याद ना हो, है ना। क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसको तुम कितनी बार भी रिवाइज कर लो वो नहीं समझ आते हैं, है ना। होता है ना ऐसा, मानोगे बेटा, अगर होता है तो कमेंट करो कि होता है मैम, ऐसा होता है। तो यार आपके पास एक पूरा कच्चा चिट्ठा होने चाहिए, जैसे ऊपर बैठ के वो पूरा हमारा पाप और अच्छी चीजें जो हमने करी है वो लिख रहे हैं ना, वैसे ही बेटा जी चित्रगुप्त लिख रहे हैं ना, वैसे ही तुम्हें अपना खुद का चित्रगुप्त बनना पड़ेगा। तुम्हें अपने मिस्टेक नोटबुक खुद बनानी पड़ेगी एंड फ्रॉम दी स्टार्टिंग बनानी पड़ेगी, मैं बोल रही हूं। मिस्टेक नोटबुक बना ली है और फिर आपको रिवीजन करना है हर तीसरे दिन, और उसके बाद कुछ टाइम बाद हर 7वें दिन आपको रिवीजन करना पड़ेगा। अब पॉइंट ये है कि हम लोगों ने ऑन एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7 अपनी क्लास 12th का सिलेबस स्टार्ट कर चुका है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का फर्स्ट लेक्चर में करवा चुकी हूं, जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो रहा है। देखो पूरा एनसीईआरटी हम आपको यूट्यूब पे कवर करके देंगे, पूरी एनसीईआरटी आपको यूट्यूब पे कवर मिल जाएगी, हमारे चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उनको पता है कि हम एज टीचर उन बच्चों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने हम पे ट्रस्ट दिखाया है, उन बच्चों के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो मैं बोलूंगी हम लोगों ने ऑलरेडी आपकी ये जो जर्नी, जो आप शायद शुरू करने वाले हो या सोच रहे हो, वो शुरू कर दी है। अभी ज्यादा आगे बढ़ा नहीं है, एक लेक्चर हुआ है बेटा। तो एक लेक्चर में आपको क्या करना है, आप लोगों को बस हमारे साथ जुड़ना है। ये चैनल आपके सामने पहली बार आया है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और साथ ही साथ एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7 का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको मिलने वाले हैं बहुत सारे अच्छे पीडीएफ्स, बहुत सारी अपडेट्स, और साथ ही साथ जितनी भी क्लासेस होगी उनकी नोटिफिकेशन आपको वहां पर भी मिल जाएगी, ठीक है। और यार कोई भी डाउट आता है मन में तो यू कैन ऑलवेज कमेंट डाउन, आप कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आप अपनी जर्नी अभी स्टार्ट कर रहे हैं फॉर नीट 2026, तो बेटा इस वीडियो के एंड में बिल्कुल ज़रूर कमेंट करके जाना दैट वी आर रेडी,
and if you are ready, then we are here for you. NCERT masters are here for you. So all the best, and please आपको ये बहुत छोटी सी स्ट्रैटेजी है जो मैंने बताई है कि आपको इस तरह से शुरुआत करनी है। ऐसी वीडियो हर टाइम में आपको मिलती रहेंगी, लेकिन आपको फॉलो करनी है, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड ऑन NCERT NEET Adda 24/7. ऑल द बेस्ट।